एपिसोड 7। मुझे मेल में बताया गया था कि कनौरिया पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं और कई अधिकारियों से उनकी अच्छी जान पहचान थी, जिसमें सिंघल भी था, जो कि खुद एक दलित था। उत्साहित होकर मैंने नरेश कनौरिया को फ़ोन दिया। उसने मुझे अगली सुबह अहमदाबाद जिम खाने पर मिलने के लिए बुलाया। जब मैं उससे मिली तो उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। मैं अच्छे अभ्यास से तैयारी की गई खास उच्चारण वाली अंग्रेजी में बोलती रही, पर वह पूरी तरह भाव सुन रहा। वह आईने में देखने को मुड़ा, बालों पर कंघी फेरी और फिर निरुत्साहित अंदाज में बोला, बैन, हिंदी में बोलो ना, और थोड़ा आहिस्ता बोलो, बहुत तेज हो तुम। जाहिर था मैंने अपनी तैयारी ठीक से नहीं की थी। उसके बाद अगला घंटा मैंने उसको अपनी फिल्म की विषयुक्तता को समझाने में बिता दिया। मैंने उसे बताया कि मैं गुजरात के उन पहलुओं पर एक फिल्म बनाना चाहती हूँ जिन्हें कम ही जाना जाता है, जैसे कि गुजरात का फिल्म उद्योग और कैसे पिछड़ी जाति के लोग गुजरात में आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे उसकी आंखों में रुचि की एक चमक दिखाई देने लगी। वह एक ऐसा शख्स था जो खुद को एक स्टार मानता था, लेकिन उसके अपने गृह राज्य में हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता के चलते उसकी कामयाबी फीकी पड़ने लगी थी। ऐसे में एक विलायती फिल्म निर्माता से अपने कार्य की तारीफ मिलने का उस पर वांछित प्रभाव पड़ा। अगले दिन मुझे 100 किलोमीटर दूर एक गांव में जाना था, जहां एक कनौरिया चाहता था कि मैं उसका इंटरव्यू लूं और फिल्म के सेट पर उसके स्टंट देखूं। उससे मिलने के बाद जब मैं कैमरे में वापस आई तो बिस्तर पर बैठकर इस सारी कवायद की निरर्थकता के बारे में सोचने लगी। सामने जो काम था वह खासा जोखिम भरा था, लेकिन शायद यही एकमात्र रास्ता था। अगली सुबह अपने SSR कैमरे और नोट्स के साथ मैं कमरे से बाहर निकली ही थी कि माइक ने मुझे रोक दिया। तुम्हारे लेंस कहाँ है? जाहिर था मैं अभी खुद को अपने नए रूप में ढालने की कोशिश ही कर रही थी। फिल्म का सेट शहर से बाहर इलाके में एक गांव में बनाया गया था, जहां हजारों की संख्या में तमाशाबीन देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। कनौरिया का बेटा हितू, जो दक्षिण मुंबई में पला साफ सुथरा लड़का था, कैदी के रूप में था, जबकि उसके पिता ने पुलिस वाले की भूमिका अख्तियार कर रखी थी। मुझे कुर्सी दी गई ताकि मैं बैठकर शूटिंग देख सकूं। इस दौरान मैं बड़ी तल्लीनता के साथ फोटो खींचने व नोट्स लेने का काम करती रही। मैंने ध्यान दिया कि मैं वहां अकेली नहीं थी। ट्राइपॉड व कई लेंस से लैस लगभग 30 की उम्र का एक युवक शूटिंग के कुछ अनोखे शॉट्स ले रहा था। साफ था कि वह यूनिटी का हिस्सा नहीं था। कनौरिया ने जब उससे मुझे और माइक को निरपेक्ष भाव में देखा और फिर अपनी तस्वीरों पर काम करने चला गया। वह फोटोग्राफ अजय पंजवानी बदला हुआ नाम था। आने वाले महीनों में उसके साथ एक अजीब किस्म का दोस्ताना बना, ऐसी दोस्ती जो मेरी असली पहचान के साथ कभी भी नहीं हो सकती थी। इस दोस्ती का आधार छड़ा बेशक था, लेकिन मैथिली को उसकी ज़रूरत थी। अगले कुछ दिन कनौरिया के सेट पर जाने, उससे बातचीत करने और यूनिट का चाय की चुस्कियां लेते हुए फिल्म की बारीकियों पर चर्चा करने में बीत गई। अजय गुजरात फिल्मों पर अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए सेट पर नियमित रूप से आता था।
वह अंततः हमारे विनम्र हो गया और उसने ज़रूरत पड़ने पर मदद करने की भी पेशकश कर डाली। फिल्म के सेट की इन्हीं यात्राओं में से एक के दौरान मैंने गुजरात के कुछ जाने माने, खास तौर से पिछड़ी जाति के पुलिस अफसरों के साथ मुलाकात के विषय को उठा दिया। मैंने कनोडिया से ये भी कहा कि बढ़िया होगा यदि अफसर किसी संवेदनशील पद पर हो, जिसमें हिम्मत का काम हो और जिसका वास्ता आतंकवाद के खिलाफ गुजरात की सुरक्षा से हो। मेरी आखिरी बात का वांछित नतीजा निकला। तुम्हें हमारे बेहतरीन अधिकारियों में से एक सिंघल से मिलना चाहिए, जिन्होंने बहुत से आतंकवादियों को मार गिराया है। मैं अपने उत्साह को छुपाने की कोशिश करते हुए उनका नाम ऐसे लिखने लगी मानो मैंने पहली बार वह नाम सुना हो। मैंने बड़े नुस्खिए अंदाज में पूछा, तो सर, यह अधिकारी सिंघल क्या करते हैं और किस विभाग में कार्यरत है? मुझे अपने फिल्मी मित्रों से बस यही तो चाहिए था, भीतर घुसने का रास्ता और एक ऐसा संदर्भ जो अधिकारियों में संदेश नहीं पैदा करे। सिंघल को भी कभी एक फिल्मकार पर शक नहीं होता, और ख़ास तौर से तब जब वह उसके खुद के राज्य का हो। लगभग उन्हीं दिनों अहमदाबाद के मेरे स्थिर से मुझे एक और ईमेल मिला। उसे मैंने बता रखा था कि मुझे किस तरह की मदद चाहिए। उस ईमेल में शहर के एक जाने माने स्त्री लोग विशेषज्ञ से संपर्क की जानकारी थी। उसे फिलहाल हम गुमनाम ही रखेंगे।